अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू अलाक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डाटा साइंस का रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस वे को फॉलो करना है और किस तरह से एक सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट बनना है। तो उसके लिए आपको कोई भी रोड मैप फॉलो करना चाहिए। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने खुद ये जो रोड मैप बनाया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको रोड मैप फॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर आप रोड मैप को फॉलो नहीं करते तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अगर आप कहीं से कुछ सीखेंगे और रैंडमली सीखते जाएंगे और किसी रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डाटा साइंस बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कंप्लीट रोड मैप है डाटा साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा साइंस को सीखने के लिए जो आपका पहला स्टेप है, इसमें आपके पास जो है वो प्री रिक्विजिट्स आते हैं। आपके जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का पता होना चाहिए और स्टैटिस्टिक में आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की जो बेसिक है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये है हमारे पास प्री रिक्विजिट्स। इसी तरह प्रोग्रामिंग हमारे पास आती है जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। आप आर को या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाइथन को चूज़ करें क्योंकि ये आर की निस्बत थोड़ी सिंपल है। अगला जो हमारा स्टेप है वो है फंडामेंटल्स। आपको कौन कौन से फंडामेंटल्स आने चाहिए? पहला, पाइथन के बारे में जो हमारे पास फंडामेंटल है वो है आपको बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जिसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में, लिस्ट, टप्पल और इसी तरह लूप्स और फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला स्टेप जो हमारे पास आता है वो है पाइथन की लाइब्रेरीज़ के बारे में। जो लाइब्रेरीज़ हम डाटा साइंस को सीखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न और इसके अलावा जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए डाटा साइंस सीखने के लिए। इसी तरह अगर हम आर के फंडामेंटल्स की बात करें, जो हमारे पास आर प्रोग्रामिंग है, तो उसमें भी आपको बेसिक आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी लाइब्रेरीज आनी चाहिए अगर आप आर में अपनी डाटा साइंस को शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे पास एसक्यूएल भी आना है। उसमें क्या करना है कि आपको एसक्यूएल का बेसिक पता होना चाहिए। आपको डाटा मैनिपुलेशन और किस तरह से हम क्यूरिंग करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो स्टेप 3 है वो है कलेक्टिंग एंड क्लीनिंग डाटा। ये हमारे पास, अगर आप डाटा साइंस की बात करें तो ये हमें एक डाटा साइंस की जर्नी में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये डाटा क्लीनिंग और कलेक्टिंग से शुरू होता है। डाटा कलेक्टिंग का मतलब ये है कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फाइलें हो सकती हैं डाटा की, आप वेब से भी डाटा को फैच कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है कि डाटा को कलेक्टिंग के बाद आपने उस पर क्लीन करना है। तो ये हमारे पास स्टेप 3 है। इसी तरह हमारे पास जो स्टेप 4 है वो है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। आपने जब डाटा को कलेक्ट और क्लीन कर लिया उसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है वो है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं: डाटा को विजुलाइज करना, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और फीचर इंजीनियरिंग आती है। ये है हमारे पास चौथा स्टेप डाटा साइंस को सीखने के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है मशीन लर्निंग। ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। आप अगर मशीन लर्निंग में भी मास्टर करते हैं तो आपकी बहुत ही डिमांड होगी, क्योंकि आजकल जो मशीन लर्निंग है इस पे बहुत काम हो रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मशीन लर्निंग में
आपने जो टॉपिक कवर करने हैं वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें आपके पास रेगुलेशन और क्लासिफिकेशन आता है। इस तरह हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग के बाद हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्लस्टरिंग हमारे पास आता है और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आता है हमारे पास। ये है हमारे पास मशीन लर्निंग। आप मशीन लर्निंग में बेसिकली हमारे पास दो तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और हमारे पास एक थ्री टाइप्स की लर्निंग होती है, वो है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। जो हमारे पास बेसिक है वो है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। हमारे पास जो स्टेप 6 है वो है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद आपने डीप लर्निंग को फॉलो करना है, ये ऑप्शनल है। इसमें न्यूरल नेटवर्क को आप सीखेंगे, डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क को। फ्रेमवर्क आप टेंसरफ्लो, केरास और पाइटॉर्च कोई भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्वेंशनल जो न्यूरल नेटवर्क है CNN, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है RNN, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये था हमारा जो स्टेप 6 है। स्टेप 7 में हमारे पास आ जाता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। आप क्या करोगे कि कन्वर्ट मॉडल टू प्रेडिक्शन रेडी फॉर्मेट। आपने क्या करना है कि मॉडल्स को जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के हैं उनको प्रेडिक्शन के लिए आपने रेडी करना है। उनको आपने पहले डाटा देना है, उनको ट्रेन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको रेडी करना है प्रोडक्शन के लिए। ये होता है हमारा स्टेप 7 डाटा साइंस को सीखने के लिए। स्टेप 8 हमारे पास है, वो है बिग डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने स्टेप 7 तक फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छे खासे डाटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। आप किसी भी फील्ड में डाटा साइंस की मार नहीं खाएंगे। आगे जो हमारे हैं वो एडवांस टॉपिक हैं। आप बिग डाटा पे सर्च करें, बिग डाटा को सीखें। इसमें हमारे पास हैडूप आ जाता है, स्पार्क आ जाता है डाटा हैंडलिंग के लिए। हमारे पास जो स्टेप 9 है वो है डाटा इंजीनियरिंग। इसमें आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पाइपलाइनिंग के बारे में और डाटा मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हमारे पास जो डाटा इंजीनियरिंग है वो पाइपलाइनिंग और मैनेजमेंट आपकी जो डाटाबेस के रिलेटेड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नंबर 10 है कि आपका जो डोमेन नॉलेज है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे उसके बारे में आपको अच्छा डोमेन नॉलेज होना चाहिए। आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में या मार्केटिंग में, तो अगर आपने वहाँ पर डाटा साइंस की जॉब को करना है तो आपको उसकी डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। विदाउट डोमेन आप वहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। इससे जो अगला स्टेप है वो है आपके एडवांस टॉपिक। ये ऑप्शनल है। एडवांस टॉपिक में आप NLP सीख सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और इसी तरह हमारे पास जितने भी एडवांस टॉपिक है उनको आप सीख सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स और कोलैबोरेशन और टीम वर्क जो स्किल है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज अ डाटा साइंटिस्ट। अगला जो स्टेप है वो है कंटिन्यूस लर्निंग। आपने क्या करना है कि जब आप एक डाटा साइंटिस्ट बन जाएं तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दें। बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर। आपने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आती जाएगी आपकी जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस होती जाएगी न्यू टेक्नोलॉजी से। तो आपने क्या करना है कि आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अगला जो स्टेप है कि आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओगे ताकि जब आप कहीं भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप दिखा सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये कुछ आता है। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगला जो स्टेप है
वो ऑप्शनल है। नेटवर्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक अच्छी टीम होनी चाहिए, आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए और इसी तरह आपको जो हमारे पास बहुत सारे कंपटीशन होते हैं डाटा साइंटिस्ट के, उसमें आपको compete करना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो नेटवर्किंग है उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा। इतने काम करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो है आप जॉब सर्च करें आप। अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाएँ और अपने करियर को डेवलप करें। और इसी तरह क्या करें कि आप अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करते जाएँ। साथ-साथ जब आपको जॉब मिल जाए, जो आप अपनी लर्निंग है उसको कंटिन्यूअसली क्या करें, इम्प्रूव करते जाएँ। तो ये है हमारे पास जो डाटा साइंस को सीखने के लिए जो रोड मैप बनाया गया है, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसे फॉलो करके एक सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये जो मेरे पास रोड मैप है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप इस रोड मैप को पढ़ भी सकते हैं और इसको फॉलो करके एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।